नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, आम आदमी पार्टी के प्राथमिक सदस्य आभास चंदीला जी। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम फरीदाबाद में आभास जी ने किया। बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं और भी बहुत सारी जिम्मेदारियों से उनको नवाजा गया, बखूबी उन्होंने उस पर काम भी किया। उसके बारे में कुछ आभास जी से भी जानेंगे। लेकिन सबसे बड़े सवाल कि अब की बार आम आदमी पार्टी नगर निगम के चुनावों में कैसा प्रदर्शन करेगी? क्या फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी टिक पाएगी, जम पाएगी, अपना जनाधार बना पाएगी? इन सारी बातों को समझेंगे। जैसा कि पंजाब जीत के बाद देखने में आया कि ज़्यादातर आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का आने का सिलसिला बढ़ा। अब वो सिलसिला वास्तविक है, सच्चाई के साथ है, या चुनावों को मद्देनज़र उनका आवागमन हो रहा है? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आभास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हुंकार। धन्यवाद जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से आप जुड़े रहे हैं, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सी जिम्मेदारी आप पे रही और अब तक का आम आदमी पार्टी का सफ़र आपका कैसा रहा? सत्यपाल भाई, स्टार्टिंग में तो जैसा आपने बताया, शुरुआत में 2011-12 के आसपास अन्ना आंदोलन में हम लोग जुड़े थे और उसके बाद अपनी जॉब भी करते थे। HDFC बैंक में मैनेजर था मैं। साथ ही साथ हम आंदोलन में भी जाते थे। अपना जो बिट है, एक सोसाइटी में अपना एक सोशल नहीं थे फिर भी, लेकिन एज ए सिटीज़न हमारा एक बिट बनता है, हमारा एक कुछ दायित्व बनता है। तो हम वहाँ जाके जो जितना होता था, कोई कूड़ा पड़ा है उसको साइड कर दिया, मैं और पुरुषोत्तम डागर जी दोनों साथ जाया करते थे। तो उसके बाद एक ये लगा लीजिए पार्टी बन गई। पार्टी में भी हम साथ जुड़ गए कि हमको समझ आया कि सिर्फ आंदोलन से नहीं चीज़ें चेंज होती। हमें अगर बदलाव लाना है सही मायने में, तो वहाँ जहाँ पे वो पंचायत है, पार्लियामेंट है, असेंबली है, वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और जहाँ डिसीजंस लिए जाते हैं, जहाँ फैसले लिए जाते हैं, हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो इसलिए हम भी जुड़ गए। और क्योंकि पार्टी का काम भी कर रहे थे और अपना नौकरी जॉब भी कर रहे थे, तो दोनों में एक बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें टाइम डिमांड करती हैं। तो हमने फिर फैसला लिया कि जॉब हम बाद में भी कर लेंगे। एक देश का में एक अच्छा काम हो रहा है, देश का भविष्य सुधर रहा है, उसमें अपना योगदान देना चाहिए। तो वहाँ से आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक सड़क का कार्यकर्ता हम रहे। तो उसके बाद पार्टी ने रिकग्नाइज़ किया और जिला अध्यक्ष बनाया पहला फरीदाबाद का। तो उसमें उसके दौरान अलग अलग मुद्दों पे हमने आवाज़ें उठाई, आंदोलन किए और संगठन को मजबूत किया। टीम बहुत बड़ी हमारी रही, जो कि देखने को मिला कि 2013-2015 इलेक्शन में भी हम फरीदाबाद से करीब 250 से 250 लोग डेली बेसिस पे हम दिल्ली जाके काम किया करते थे, 6 से 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। और 2015 के इलेक्शन के आसपास पार्टी ने और थोड़ा मान सम्मान दिया और साउथ दिल्ली का जिला अध्यक्ष बनाया। तो उसके बाद प्रचंड बहुमत जब आया तो जीत में कहीं ना कहीं लगा कि हमारा भी योगदान रहा है। हालांकि सभी का योगदान होता है, पर उन्होंने रिकग्नाइज़ किया। तो पार्टी ने नेशनल लेवल पे हमारी छात्र इकाई है CYSS, छात्र युवा संघर्ष समिति, उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर, नेशनल इंचार्ज बना दिया। तो उसी तरह आगे चलते रहे। फिर गोवा में काम करने गए सह प्रभारी बनकर, वहाँ पे 6 से 7 साल हमने गोवा में निकाले। अब दोबारा भी पहले इलेक्शन हुआ तो एक नींव डाली जिसमें 6 से 7% वोट हमें मिला। इस बारी फिर सह प्रभारी बने, जिसमें आधा गोवा हमारे पास था, साउथ गोवा। तो उसमें अब 2 सीटें निकाल के दी और कई साथी हमारे वहाँ पे जो MLA लड़ रहे थे, 4 से 5 जो सेकंड आए हैं। तो ये अब तक का दौर रहा है। और अब क्योंकि पार्टी ने फिर पूछा कि आगे गुजरात, हिमाचल काम करने के लिए, तो हमें लगा कि नहीं, अब सही समय है कि अपने घर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अब घर में हम मेहनत कर रहे हैं। इसलिए पार्टी ने अब जिम्मेदारी भी दी है MCF इलेक्शन को लड़ाने की। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट निकाल के दें। जनता भी बहुत अच्छा प्यार दे रही है, बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है। जब से आप आम आदमी पार्टी से जुड़े, अन्ना आंदोलन के समय जैसे पार्टी बनी तब से आप जुड़े, तब से लगातार आप आम आदमी पार्टी के साथ ही काम कर रहे हैं, या बीच में कभी आपने इसको ड्रॉप किया या दूसरी पार्टी के बारे में सोचा? नहीं, ये मेरी ज़िंदगी में पहली पार्टी और आखिरी पार्टी है। मुझे नहीं लगता मैं और किसी पार्टी के बारे में सोच भी सकता हूँ। उससे पहले मुझे बूथ तक का नहीं पता था बूथ होता क्या है,
तो बूथ में कितनी वोट्स होती हैं या ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है। तो जो सीखा है यहीं सीखा है, जो करेंगे इसी के लिए करेंगे, इसी के साथ करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। और मुझे लगता है जो प्रेजेंट अभी का माहौल है, अभी सेटअप है, इतनी सारी पार्टियां हैं देश के अंदर, यूँ तो 700 से ऊपर पार्टियां हैं, लेकिन सारे सेटअप में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी एक बेस्ट विकल्प है कि जिसके साथ काम करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। आपने कहा कि भाई जीना भी और मरना भी आम आदमी पार्टी के साथ, ऐसी आपकी भावना है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सवाल अब ये आता है कि नगर निगम के चुनाव होने हैं, 45 वार्ड हैं। अभी तक तो आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार इसमें दिखाई नहीं देता। पहले चुनाव भी नहीं लड़ा था, कोई वोट परसेंटेज का इतिहास भी नहीं है। और मुझे जो लगता है कि आम आदमी पार्टी का अभी कोई संगठनात्मक तरीके से भी कोई मजबूती नहीं है। ऐसी स्थिति में चुनाव शायद अगले महीने हो या उससे अगले महीने हो, समय कम है आम आदमी पार्टी के पास। क्या वो नगर निगम के चुनावों में इतने कम समय के दौरान संगठन के अभाव में क्या अपनी प्रेजेंस दिखा पाएगी? देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं, 2014 में जब पार्टी 2013 में पहली बार सरकार बनाई 28 सीट के साथ, तो 2014 में एक सुनामी चल रही थी मोदी जी की, जिसमें लोग बीजेपी की नहीं, मोदी जी के पीछे ज़्यादा पड़े थे। उस सुनामी में भी हमारे यहाँ से जो उनके कैंडिडेट थे, कृष्णपाल गुर्जर जी जो अभी मंत्री हैं, उस सुनामी में भी बिना किसी संगठन था, मतलब ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं था, लेकिन हाँ बूथ लेवल तक, अंदर तक नहीं था। उस पर हम काम कर रहे थे क्योंकि इतना समय भी नहीं था, नई पार्टी थी, इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इतने ज़्यादा हमें भी तजुर्बा नहीं था। 2014 का चुनाव हमने लड़ा, पुरुषोत्तम डागर जी हमारे कैंडिडेट थे। 70,000 वोट आम आदमी पार्टी को मिले, पुरुषोत्तम डागर जी को मिले। 70,000 पूरे लोकसभा से नहीं मिले, हमें फरीदाबाद शहर से मिले। पलवल ज़िले से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले होंगे तो 8, 10, 12,000 वोट मिले होंगे उस टाइम पे, उस समय पे। आज सिचुएशन अलग है। तो अगर आप मान लीजिए 60 से 62,000 वोट अगर शहर हमको दे रहा है, जिसमें एवरेज 14 से 15,000 वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी ने हमको दिए। अगर आप थोड़ा सा बांट लें इसको, है ना, थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस कर लें, तो बिना किसी सेटअप के, बिना किसी चीज़ के एक वहाँ पे माहौल बना था, उसमें हमको मिले। लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी 7 साल सरकार चला चुकी है और अपना 3 बार चुन के आ चुकी है प्रचंड बहुमत से, जिसमें कांग्रेस तो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो चुकी है और बीजेपी भी बराबर नील के ही है। 3 सीट, 7 सीट, 8 सीट को इतना बड़ा वो नहीं है, जिसमें 70 सीट होती हैं टोटल। तो इतना कुछ होने के बाद आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो किया, और जो कहा उससे भी ज़्यादा किया। ठीक है, अब बिजली पानी का लगा लीजिए, बिजली में 200 यूनिट फ्री देने की बात की, लेकिन दिया क्या, 200 यूनिट फ्री भी दिया, साथ में 200 और यूनिट आधी रेट कर दिए। इसी तरह फरिश्ते स्कीम, इसी तरह महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल, बस में बस सेवा, बहुत सारे, जैसे तीर्थ यात्रा प्रोग्राम हमारा, हम जितने भी तीर्थ स्थान है हमारे, 4 धाम, कहीं भी जिनको जाना होता है हमारे बुज़ुर्गों को, तो वो साथ में एक कोई भी आदमी ले जा सकते हैं अपनी सपोर्ट के लिए। तो बहुत सारे काम ऐसे चल रहे हैं, सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा ही नहीं, बहुत सारे काम ऐसे हैं। जैसे डोर स्टेप डिलीवरी पे हमने लागू कर दिया था, वो तो एलजी साहब ने टांग अड़ा। लेकिन सवाल मैं पूरा कर लूँ, बस आधा मिनट दे दीजिए। साथ ही साथ हमने 10776 नंबर लॉन्च किया, जिससे कि 200 ऐसी सेवाएं हैं जो घर से आप अप्लाई कर सकते हो और घर आके डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जिसमें करप्शन का कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ऐसे काम आम आदमी पार्टी ने करके दिए। जब इतना कुछ कर दिया तो पंजाब में लोगों को विश्वास हुआ, गोवा में लोगों को विश्वास हुआ, जिसलिए हमारी बहुत अच्छी शुरुआत हुई 2 सीटों के साथ। और हमने ऐसे वहाँ पे दिग्गजों को हराया। दिग्गज भी नहीं कहेंगे, वो ऐसे वहाँ पे मॉन्स्टर्स बोलते हैं, मॉन्स्टर्स, चर्चिल अलेमाओ, जो 2 बार का, 1 बार का सीएम और 7 बार का एमएलए, जिसका भाई खुद का कस्टम्स की पुलिस ने गोली से मार दिया हो। मतलब इतना ज़्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट मैं क्योंकि बात हो रही है इसलिए बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को हराया है, तो जनता के बीच में एक होप जगी है। पंजाब में आपने देख लिया, 117 सीटों में से 92 सीटें, मतलब कुछ ऐसा नया अद्भुत हो रहा है कि जो पहले कभी हुआ ही नहीं। 10 साल के अंदर, 10 साल बने हुए नहीं हुए पार्टी को, उससे कम ही समय हुआ है अभी, और 2 हमारी राज्यों में सरकारें हैं, और वो भी प्रचंड बहुमत से। और हमारे पास गोवा जैसा एक स्टेट है जिसमें हमारे पास एमएलएज हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे स्टेट हैं, गुजरात जैसे, या फिर और स्टेट है जहाँ पे हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे पंचायतों में हमारे सदस्य हैं। तो बहुत अच्छी शुरुआत ऐसी हो गई है। कर्नाटका तक में हमारे काउंसलर्स हैं। तो ऐसी शुरुआत हो गई है जिसमें लोग अलग एक विचार, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, और एक होप देख रहे हैं, एक आशा की किरण देख रहे हैं। तो उस आशा की किरण में जिस तरह आज मोमेंटम एक खड़ा हुआ है, उसमें
सर संगठन सब रखे रह जाते हैं जब जनता की आंधी चलती है। आज वो आंधी दिख रही है। आपने देखा दो दिन पहले अशोक तंवर जी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे हैं, वो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप देख लीजिए, जनता तो चाह रही है आम आदमी पार्टी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सपोर्ट है उसको कैसे संजोया जाए, बटोरा जाए। हम अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे कि हम बूथ तक पहुंच जाएं। हमारी अभी मीटिंग्स चल रही हैं। पंकज गुप्ता जी जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं वो हमारे मेंटरशिप कर रहे हैं, हमारे पर उनका आशीर्वाद है। साथ ही साथ हमारे वो मीटिंग्स ले रहे हैं, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, वार्ड स्तर पर जा रहे हैं, बूथ स्तर पर हम जाएंगे, हम गली स्तर तक भी जाएंगे। बस जितना समय मिलता जाएगा उतना हम बेस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आभास जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी आंधी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब ने भी इसको साबित किया, दिल्ली में आपने बहुत अच्छे काम किए, जनता भी इस बात से सहमत है। सवाल ये आता है कि नगर निगम में वोट देने के लिए कुछ नहीं। नगर निगम फरीदाबाद में भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं। नगर निगम कर्ज तले दबा हुआ है, नगर निगम के पास फंड नहीं है। आखिर किन मुद्दों को लेकर आप जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे? यहाँ तो आप बिजली फ्री नहीं दे सकते, यहाँ तो आप शिक्षा नहीं दे सकते, यहाँ तो आप पानी नहीं दे सकते। पानी दे सकते हैं, नगर निगम से पानी की आप सप्लाई दे सकते हैं। तो आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे जिससे उनको विश्वास आए कि दिल्ली जैसा काम हो सकता है? क्योंकि चुनाव नगर निगम का है, विधानसभा का जब होगा तब हम उस पर बात करेंगे। सर भारतीय जनता पार्टी बार बार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन ऐसे टर्म यूज़ करती है, बातें यूज़ करती है। तो आज ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी हर जगह बन गई है, कम से कम हरियाणा में, फरीदाबाद में तो है, ऊपर इनके यहाँ है, ठीक है, उसके बाद प्रदेश में ये लोग हैं और नीचे म्यूनसिपैलिटी में ये लोग हैं, ठीक है। तो इनके पास कोई बहाना ही नहीं है, एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप देखेंगे नगर निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो, मतलब मुझे लगता है पूरे देश में इतना भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं है। ये तो एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, आपको फिर से बताता हूँ कि मैं, मान लो आप मेरे को बोलो कि आभास जी आप अपना टेस्ट पेपर लिख लो, मैंने लिख लिया। अब आप बोलो अच्छा मार्क्स भी खुद ही दे लो, तो मैं कितने मार्क्स दूंगा? एटलीस्ट अपने आप को पास तो कर ही दूंगा। इनके अपने इंटरनल ऑडिट में जो इनका खुद का टेस्ट पेपर, एक कोरिलेट कर रहा हूँ मैं, इनके खुद के इंटरनल ऑडिट में कम से कम 2000 करोड़ का घपला पकड़ा गया है। मतलब खुद ही बता रहे जी हमने कर लिया, उसके ऊपर आज तक कोई एसआईटी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। इतने सारे हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं जिन्होंने, मैं भी उसमें पार्ट था, मतलब पार्टी हमारी पार्ट थी, हमारे सारे नेता उसमें थे, तो हमने आंदोलन किए, हमने भूख हड़तालें की, आज तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमको झूठ बोल के आश्वासन दिए गए, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जब तक इस पर एसआईटी नहीं बैठेगी, जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होगी, कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं मिलेगी और रिकवरी नहीं होगी पैसे की, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। दूसरी चीज़, आज हमारा शहर देख लीजिए, फरीदाबाद, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा आपका बहुत बड़ा मुद्दा है सर, पूरे देश का मुद्दा है। देखिए भ्रष्टाचार जो एक मुद्दा होता है ना, वो सबकी जननी होता है, सब प्रॉब्लम्स की, सब प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं। अब जैसे हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, अब दिल्ली में हम कहते हैं हम आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं, फिर भी मज़े की बात देख लीजिए कि हमें जब सरकार मिली, हमने सरकार चालू की 2013 में, तो हमको 24,000 करोड़ का बजट मिला और बहुत सारा कर्ज मिला। आज 7 साल के बाद, जो अभी एक 15 दिन पहले मनीष सिसोदिया जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट पेश किया जो 75,500 करोड़ का बजट दिया। मतलब सब कुछ फ्री हम मुहैया कराने के बाद भी, बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इतने सारी स्कीम्स, सब कुछ करने के बाद भी हम सरप्लस में और फ्री 3 गुना हमने बजट कर दिया है। ये कैसे किया है? नगर निगम की क्या, ये मैं वही बता रहा हूँ, ये कैसे किया है? ये हमने इसलिए कर पाए हैं क्योंकि हमने भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया है। जो मिस्टर 10% हुआ करते थे, मिस्टर 20% हुआ करते थे, हर ठेके में 10% कट, मतलब लीकेज को रोकना है, लीकेज ख़त्म कर दो, करप्शन ख़त्म कर दो, पैसा ही पैसा है, टैक्स इतना आता है तो लोगों को टैक्स के पैसा लोगों को मिलना चाहिए। कुछ लोग तो उन टैक्स के पैसों को हेलीकॉप्टर और जहाज, प्लेन, चार्टर्ड फ्लाइट ले लेते हैं, कुछ लोग मर्सिडीज़ मेबैक ले लेते हैं, अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने ली, तो ठीक है, उनका अपना उसमें वो लॉजिक दे देंगे। तो कुछ लोग तो अपने लिए मज़े मारते हैं और कुछ ऐसे मुख्यमंत्री भी होते हैं, केजरीवाल साहब जैसे, जो लोगों को मुहैया कराते हैं, लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इसी तरह एमसीएफ में भी ये भ्रष्टाचार रुक जाएगा तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। आप प्रॉब्लम्स देखोगे तो अंबार है प्रॉब्लम्स का इस टाइम फरीदाबाद के अंदर। अगर 3 सड़कें एक एनआईटी की तरफ को जोड़ती हैं दूसरे बीपीटीपी से, तो तीनों सड़कें खुद ही पड़ी हैं।
लोगों के पास जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब उसमें ही देख लीजिए कि सुबह 2 घंटे का जाम है सिर्फ 1.5 किलोमीटर की सड़क पे, सुबह 2 घंटे का जाम, शाम को 2 घंटे का जाम। और उसमें जो पेट्रोल खर्च हो रहा है, पेट्रोल तो आपको पता है महंगाई कहाँ सर फाड़ रही है, आसमान काट रही है, बिल्कुल पार हो गया है सब कुछ। उसके अंदर अगर 3-4 लीटर गाड़ी का 1.5 किलोमीटर में खर्च हो जाए तो आम आदमी जाएगा कहाँ, किससे बात करेगा? सारा शहर खुदा पड़ा है, गड्ढा ही गड्ढा हुआ पड़ा है, सारा शहर धूल मिट्टी हुआ पड़ा है, सारा शहर में गार्बेज ही गार्बेज है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। काम तो चल रहा है ना, उनका कहना तो ये भाई काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। काम स्मार्ट सिटी इनकी 7 साल से 6 साल से बन रही है, ठीक है। स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई काम आगे नहीं बढ़ा है अब तक। इनके काम चल रहे हैं, मंधावली वाला पुल भी 8 साल से बन रहा है, आज तक वहाँ पे एक जो जमुना के ऊपर वाला ही पैच कवर नहीं हुआ है। काम तो ये 100 साल का, इनका 100 वर्ष की योजनाएं हैं, काम तो चल रहे हैं। अब आप देख लीजिए, अभी बारिश हो जाएंगी, इनके नालियाँ ब्लॉक हैं, अभी देखना वाटर लॉगिंग हो जाएगी, कमर तक के पानी भर जाएंगे, कीचड़ हो जाएगा, फिर मच्छर आ जाएगा, डेंगू मलेरिया फैल जाएगा। आप ये मानते हैं कि नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, और आपका चुनाव का एजेंडा मेन भ्रष्टाचार रहने वाला आपका ये भ्रष्टाचार मेन रहने वाला है। साथ ही साथ पानी, अब लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, लोगों को परेशान होना शुरू हो गए हैं। और 1 महीने बाद देखना लोग कितना परेशान हो गए, इनके ऑफिसों घरों के सामने मटके फोड़ेंगे, देखना लोग इतने परेशान हो चुके हैं। तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको कैसे मैनेज करना है, गार्बेज बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़क बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़क भी एमसीएफ के पास आती है, उसकी मेंटेनेंस, ठीक है। पार्क बहुत बड़े मुद्दे हैं, वहाँ पे कुत्ते घूमते रहते हैं पार्कों के अंदर, कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं सर, मुद्दे ही मुद्दे हैं। मतलब अगर हम सोचे कि ढूंढने पड़ेंगे, ढूंढने की जरूरत नहीं, मुद्दे खुद आके हमारे पास आएंगे। चलिए एक और बड़ा सवाल लेते हैं। बड़ी पार्टी बनती जा रही है आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी पार्टी है, 2 गुट हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, 2 गुट हैं। क्या 2 गुट बना के बड़ी पार्टी बना जाता है? आम आदमी पार्टी भी फरीदाबाद में 2 गुटों की तरफ बढ़ रही है। 2 गुट कैसे आप कह सकते हैं? मैं समझा नहीं आपकी बात को। आपके कार्यकर्ताओं में या जो यहाँ के संगठनात्मक तरीके से 2 तरह से काम हो रहा है, अलग अलग गुट बनाए जा रहे हैं, वो अलग मीटिंग कर रहे हैं, सेम मीटिंग को दूसरी जगह बुलाया जा रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की कहानियाँ बहुत सारी सुनी गई हैं, आपने देखा भी होगा, पहले सुना भी है, आप वाकिफ़ हैं इस बात से। कुछ टीम है जो जिलाध्यक्ष को नहीं मानती है, जिलाध्यक्ष हैं कुछ उसको नहीं मानते हैं, इस तरह की जो कहानियाँ सामने हमारे आ रही हैं, क्या आप मानते हैं 2 गुट हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात है, इसका समाधान क्या? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 2 इंसान कभी भी सेम फ्रीक्वेंसी लेवल पे बात नहीं कर सकते, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। जैसे आपने मुझे कुछ बोला, मैं हो सकता है वैचारिक तौर पे आपसे एग्री ना करूं, लेकिन ये मेरी अपनी विजडम होगी कि मैं आपसे किस तरह उसको आगे टैकल करूं या आगे उसको डिस्कस करूं। तो हो सकता है किसी के बीच में कुछ विचार नहीं मिले होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, ये तो टिपिकल ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है, विचार नहीं मिले होंगे। और अब से पहले इतना पार्टी का फोकस भी नहीं था, लोग काम कर रहे थे, लेकिन जैसी एनर्जी बढ़ी है और पंजाब और दिल्ली के बाद दिल्ली मॉडल से पंजाब में जो जीत आई है, तो पार्टी का पूरा फोकस हरियाणा पे आ गया, ठीक है। तो सारा एक परिवार है, मैं खुद सबके पास बैठा हूँ, सबसे मेरी बातचीत हुई और सब एक साथ काम करेंगे, सब ने प्रण लिया है। कार्यक्रम तो संयुक्त रूप से होना चाहिए ना, ठीक है। विचार नहीं मिलते 2 लोगों के, अलग अलग विचार हो सकते हैं, बट जो कार्यक्रम की रूपरेखा है वो कम से कम समान हो। देखने में यह है कि कार्यक्रम भी अलग अलग। कौन से कार्यक्रम की बात कर रहे हैं? जो अभी जो आपने पुतला दहन किया, ये भी आपका 2 जगह हुआ, उससे पहले भी कई कार्यक्रम है 2 जगह। देखो, मैं पहले की तो मैं बता नहीं पाऊंगा, इससे पहले मैं 2-2.5 साल से गोवा में था, तो पर्सनली मुझे नहीं पता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बता रहे हैं कि जैसे अभी अमित शाह जी का पुतला दहन हुआ, तो वो तो विधानसभा लेवल पे काम हुआ, बड़कल विधानसभा ने चलिए खैर आप बात टालने की नहीं मैं बता, बल्लभगढ़ विधानसभा ने अलग काम किया, तो वो तो विधानसभा लेवल पे हुआ, ठीक है। उसमें तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई जबरदस्ती उसमें मसाला डालने। चलिए आवाज़ एक आखिरी और बड़ा सवाल लेते हैं कि आम आदमी पार्टी का कुनबा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों का आना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बड़े नेता भी आ रहे हैं, छोटे भी आ रहे हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि बहुत कम लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर आ रहे हैं। ज़्यादातर ये देखा जा रहा है लोगों का आना बन रहा है टिकट की वजह से। नगर निगम के चुनाव हैं, कहीं ना कहीं लोग ऐसा मानते हैं कि आम आदमी का टिकट है, जाके उठा के ले आए, और इसलिए वो शायद आ रहे हैं और अपना टिकट मांग। दूसरी एक चाल चली है इसके साथ साथ कि जैसे ही कोई आता है, बोर्ड लगाता है, वो भावी उम्मीदवार का एक टाइटल लगा देता है। अभी हमने देखा भावी मेयर, भावी पद प्रत्याशी मेयर, भावी पार्षद, भावी, ये क्या चल रहा है? क्या सभी लोगों को टिकट मिल पाएगा? और जब उनको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या ये पार्टी के साथ होंगे? क्या स्थिति बनेगी? और टिकट का बंटवारा कैसे होगा? मेरे सवाल को पूरा समझ लीजिएगा, टिकट को बंटवारा कैसे होगा? क्या क्राइटेरिया होगा आपका? कैसे आप जिम्मेदारी देंगे? इस सब पर थोड़ी सी हम आपकी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये बहुत ज़रूरी सवाल भी है। अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि कोई भी
अब जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई अलग सेट ऑफ लोग तो नहीं बनाए भगवान ने, हमें वही पॉलिटिकल सिस्टम में से और नए नॉन पॉलिटिकल लोगों में से ग्रूम करके हमको आगे लोगों को लेके आना है। अब अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम में से लोग आए हैं तो हमको उस पर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे 3 C's होते हैं। नॉन करप्ट होना चाहिए, मतलब नॉन करप्ट से मेरा मतलब ये है कोई चार्ज ना हो, क्योंकि ऐसे तो हम किसी के लिए कोई कुछ भी कह सकता है ना, जब तक कोई जस्टिफाइड कोई नहीं उसके ऊपर हाँ कुछ ना हो, कोई कागजात ना हो ऐसे। दूसरा नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, मतलब कोई क्रिमिनल कोई केस ऐसा बाहुबली वाला उस तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। देखो पॉलिटिकल केस अलग होता है, क्रिमिनल केस अलग होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे विधायक हैं जो अब सह प्रभारी भी हैं फरीदाबाद के, सईराम पहलवान जी, उनके ऊपर भी केस थे। उनके ऊपर क्या केस थे कि जो सरकारी तंत्र है वो कुछ लोगों के घर तोड़ने आ गया, झुग्गी झोपड़ी तोड़ने आ गए और कॉलोनी तोड़ने आ गए, तो वो उसमें सामने खड़े हो गए, तो उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने के केस डाल दिए। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी पे भी बहुत सारे केस हैं। तो ये केस नहीं है ना, क्रिमिनल जिनका जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन करप्ट, नॉन क्रिमिनल और नॉन कॉम्युनल बहुत बड़ी चीज़ है। देखो हमारा जो पार्टी का मोटो है वो है कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी और इंसानियत। जो हमारा तीसरा मोटो है इंसानियत, ये जस्टिफाई नहीं होगा अगर हम कॉम्युनल लोगों को ले लेंगे तो। ठीक है, तो कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे भेदभाव करने वाला हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, उससे हमारी पहले राम राम नमस्ते है। तो ये 3 चीज़ें हैं हमारी, नॉन करप्ट, नॉन क्रिमिनल और नॉन कॉम्युनल। कोई साथी अगर ऐसा नहीं है, तीन चीज़ की क्राइटेरिया पूरा करता है तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दल से हो, कहीं एक से ज़्यादा अगर सुनिए तो मैं वही बताता हूँ, उसी पे एक करके आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो आए, उनका स्वागत है ना, वो आए और अपना काम करना शुरू करें, देश हित में काम करना शुरू करें। अब ऐसा सिनेरियो जैसा आप कह रहे हैं कोई बन जाता है कि ज़्यादा लोग हैं। देखिए सबसे पहले समझने की बात यह है कि पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो पुराने लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो पार्टी कार्यकर्ता और लीडर दोनों हैं। ठीक है, तो उनका भी पूरा अधिकार है, अगर उनको चुनाव लड़ना है तो उनको भी लड़ना चाहिए। नए लोग आ रहे हैं, उनका भी अधिकार है। देखो परिवार को बढ़ाना पड़ेगा, परिवार बढ़ाएंगे तभी तो आगे मोमेंटम बढ़ेगा, आगे तभी तो रास्ता साफ होगा। तो नए लोगों का भी अधिकार है, पुराने लोगों का भी अधिकार है, दोनों को साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे में सिचुएशन आती है कि एक ही जगह पे ज़्यादा लोग हो, तो केजरीवाल साहब का साफ कहना है कि अगर जनता जिसको बोलेगी, जनता में सर्वे अब हम साइंटिफिक तौर से चलते हैं, दूसरी पार्टी कैसे चलती है हमको नहीं मालूम। साइंटिफिकली मतलब कि हमारे सर्वेज होते हैं रेगुलर, फोर्टनाइटली, मतलब हर 15 दिन में, 1 महीने हम सर्वे कराते हैं अपने। अभी जैसे दूर है इलेक्शन तो 1 महीने में करा लेंगे, थोड़ा पास आ जाएगा तो हर 15 दिन में, 1 हफ्ते में करा लेंगे। तो उससे हमको जनता की नब्ज़ पता चलती रहती है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, जनता क्या चाह रही है, किसका नाम आगे आ रहा है, हमारी पार्टी में या कहीं और है, किसको पसंद कर रही है। अगर जनता चाह रही है तो आने दो ना, तो जनता जिसको चाहेगी, सर्वे में जो आगे आएगा उसको टिकट मिल जाएगी। सिंपल सा प्रोसीजर है। इसका मतलब ये है कि टिकट लेना कैंडिडेट के खुद हाथ में है। वो जितनी मेहनत कर लेगा, जितना जनता से जुड़ के रह लेगा, उतने उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो खाली बिना मेहनत करे ऐसी मांगना चाहेंगे तो उनसे तो हम क्या ही कह सकते हैं, है ना। मतलब इसका कि कोई मेरा जान पहचान का है या कोई केजरीवाल साहब का जान पहचान का है तो टिकट की एलिजिबिलिटी नहीं है। ये टिकट की एलिजिबिलिटी है जनता का सर्वे, उसके सर्वे में आएगा, जो सर्वे में आएगा उसको टिकट मिलेगी। अब आपने जैसे नाम लिया भावी, लोग लिख देते हैं, भाई हम इस कल्चर को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। हम हर मीटिंग में यही समझा रहे हैं सबको, फिर भी कोई भावी लिखता है तो अपनी मान मर्यादा वो खुद ही सामने दाव पे लगा रहा है। 4 लोग भावी लिख रहे हैं एक ही वार्ड में और 3 को नहीं मिलेगी, 1 को मिलेगी। ठीक है, तो 1 का तो काम चल गया, 3 को वापस लोगों में जाना है। तो लोग उससे पूछेंगे भाई आप तो भावी थे, क्या हुआ। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि भावी ना लिखें, है ना। आप बोर्ड लगाइए, पार्टी का प्रचार कीजिए, लेकिन जब आप कैंडिडेट हो जाएंगे तो फिर कैंडिडेट लिखिए सीधा। कितनी सीटों का अनुमान है अब की बार नगर में? 45 में से। देखिए जो 45 सीटें हैं हमारी, हमें पूरा विश्वास है कि हम सरकार बनाएंगे म्यूनसिपैलिटी के अंदर। मुझे लगता है कि जनता जब इस रिज़ल्ट देती है, आपने दिल्ली और पंजाब में देख लिया है, तो हमको अंदेशा भी नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत अनुमान लग पाता है कि कुछ होने वाला है। और जब रिज़ल्ट आता है तो ऐसे झाड़ू फिर जाती है, पता भी नहीं चलता।
मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, जनता करेगी। मेयर का प्रत्याशी चुनने के लिए कड़ी मशक्कत, क्या लगता है आपको कौन सी जाति से हो सकता है? देखिए, जाति मायने नहीं रखती, जाति मायने नहीं रखती। देखो, जनता जिसका नाम लेगी, सर्वे हम कराएंगे, रेगुलर सर्वेज होंगे, जनता जिसका नाम बढ़ाएगी वो हमारा प्रत्याशी होगा। हम देखो, और बीजेपी कांग्रेस की तरह तो हम कह नहीं सकते कि भाई इसको बीसी कर दो या इसको एससी कर दो या इसको जनरल कर दो। हम वैसी राजनीति नहीं करते, हम तो जनता की राजनीति करते हैं, जनता के फायदे की राजनीति करते हैं। दूसरी चीज़, मेयर कोई भी होगा, जनता के हित के लिए उसे काम करना पड़ेगा, ये वो एक तरह से उसका ऑब्लिगेशन रहेगा, कोई भी रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आवास जी, आपने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी, बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप नगर निगम का चुनाव जीतें, जो आपको जिम्मेदारी मिली है आप उसमें सफल हों, और ऐसे ही कुछ और ज्वलंत मुद्दों पर हम आगे भी कुछ लोगों से बात करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य हुंकार। अभी आपसे लेता हूं विदा, नमस्कार।